बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मासूम और प्यारी सी लड़की कभी नहीं देखी थी। बहुत ही खूबसूरत थी, किसी के घर की रहमत थी, जान थी। लेकिन आज वो जैसे अस्पताल में पड़ी थी, उसको देखकर बहुत दुख होता था। ये केस मेरे पास ही था। ये लड़की कोमा में चली गई थी। इसके साथ क्या हुआ ये भी किसी को नहीं पता था, लेकिन इसको देखकर दिल बहुत दुखता था। मैं हर दूसरे दिन ही उसको चेक करने के लिए आती थी। बाकी स्टाफ भी उसे मॉनिटर करते रहते थे। पर एक दिन जब मैंने उसकी हालत देखी तो मुझे कुछ अजीब लगा। अचानक ही मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने कहा, इसका एक टेस्ट करवा लेते हैं। और जब टेस्ट की रिपोर्ट मेरे हाथ में आई तो मेरी आंखों से आंसू ऐसे जारी हो गए जैसे मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बुरी खबर मिली है। आखिर इतना जालिम कौन था? कौन कर सकता था ये सब कुछ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता था, वो भी हमारे अस्पताल में, इस छोटी सी लड़की के साथ। मुझे लग रहा था कि कोई गड़बड़ है। मैंने अपने सीनियर डॉक्टर को बुला लिया और जब उनको ये सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हारा केस था, तुम्हें सोच समझ कर चलना चाहिए था। अब ये बात किसी को नहीं बताओ, जो होता है होने दो। पर मैंने सोच लिया कि मैं उस लड़की का साथ दूंगी। पर सबसे पहले मुझे ये पता लगाना था कि ये सब कुछ किया किसने है। वो मुजरिम जो भी था, हम उसे पकड़ना चाहते थे। और जब मुजरिम के बारे में पता लगाने के लिए हमने अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया तो कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उस कैमरे में साफ नजर आ रहा था कि उस लड़की के साथ एक नहीं बल्कि। मेरा नाम डॉक्टर हिबा फारूकी है। मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर बन के मैं बहुत से लोगों की मदद करूंगी तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन सच बताऊं तो डॉक्टर बन के मेरे दिल में जो थोड़ा बहुत सुकून था वो भी जा चुका था, क्योंकि मैं इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर की जिम्मेदारी अदा कर रही थी। यहाँ पर जिस तरह के केस आते थे उसमें से आधे से ज्यादा केस मेरे दिल को बहुत जला दिया करते थे। कभी किसी ने किसी पर हाथ उठाया होता तो कभी किसी सास ने बहू को थप्पड़ लगाए होते थे। कभी बहू सास से झगड़ा कराती तो कभी शौहर ने अपनी बीवी पर हाथ उठाया होता था। एक दफा तो एक औरत ऐसी भी आई जिसकी हालत बहुत बुरी थी। पहले तो पता ही नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन जब हम इलाज कर रहे थे तब हमें एक बुरी खबर मिली। उसने होश में आने पर हमें बताया कि मैं मां बनने वाली थी, लेकिन घरेलू झगड़ों की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। और घर में झगड़ा सिर्फ इस बात पर हुआ था कि उसके हाथ से एक छोटा सा कप टूट गया था। एक छोटे से कप के पीछे उन्होंने अपने आने वाले पोते को ही इस दुनिया से रवाना कर दिया, क्योंकि उसकी मां को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो बेचारी दीवार से जा लगी। ये किस किस्म का माशरा था हमारा? पर मुझे क्या पता था कि अभी मुझे यहाँ पर और भी बहुत कुछ देखना पड़ेगा। जो मरीज कोमा में चला जाता है, लोग समझते हैं कि उसका ख्याल रखना आसान होता है क्योंकि वो मशीन पर ही पड़ा होता है। लेकिन जब मुझे कोमा में गई हुई एक लड़की का केस मिला तो मुझे पता चला कि कोमा वाले मरीज का ख्याल तो सबसे ज्यादा रखना पड़ता है, वो भी उस मरीज का जो कि एक जवान और खूबसूरत लड़की हो। आप लोग मेरी बात समझ ही रहे होंगे। उस लड़की का नाम मैमूना बताया जा रहा था। किसी की बेटी थी, ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, मगर बहुत खूबसूरत थी। उसके साथ हुआ क्या, कैसे वो कोमा में चली गई, ये नहीं पता था। उसकी माँ भी नहीं बता रही थी, कह रही थी कि हमें नहीं पता कि क्या हुआ है, बस हमें बेहोश मिली है। लेकिन सिर्फ बेहोश नहीं थी, बाकायदा कोमा में गई हुई थी। उसके ऊपर कोई निशानात भी नहीं थे। ऐसा भी नहीं लगता था कि किसी ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया है। तो ये सब कुछ हुआ कैसे था, ये तो हमें पता ही नहीं चला। लेकिन हम लोगों ने उसे अस्पताल में रख लिया। उसके इलाज के सारे खर्चे को यह अस्पताल गरीबों के कोटे से पूरा करने वाला था, इसीलिए उसे जिस कमरे में रखा गया था वो भी ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मेरे क्लिनिक के सामने ही था। मैं नई डॉक्टर थी, इसीलिए मुझे उसका केस पकड़ा दिया गया था। अब कोई माने या ना माने, लेकिन अस्पतालों में भी माफिया होते हैं। पुराने डॉक्टर्स नए डॉक्टर्स को बहुत हिरासा करते हैं और उनको मुश्किल मुश्किल काम करने को कह देते हैं, हुक्म भी चलाते हैं। लेकिन मैं तो गरीबों की खिदमत करने का अज़्म लेकर डॉक्टर बनी थी। मुझे पैसों से इतना खास मतलब नहीं था। हम लोग तो पहले से ही अमीर थे। ये नहीं पता था कि यहाँ क्या होने वाली है। मुझे बाकी डॉक्टर्स कहती थी कि वो कोमा में पड़ी है। वैसे भी मशीनों के जरिए जिंदा है तो तुम्हें उसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी उसे दिन में एक दफ़ा ज़रूर चेक करने के लिए जाती थी। बाकी काम तो नर्सेज वगैरह कर लेती थी। आज भी मैं यही करने के लिए गई थी जब मुझे उसकी हालत कुछ अजीब सी लगी। उसकी नब्ज बहुत तेज चल रही थी। उसको इस अस्पताल में आए हुए 2 महीने हो गए थे।
और मैं इस बात पर भी हैरान थी कि इस 2 महीने में उससे उसके घर वाले मिलने के लिए सिर्फ एक दफ़ा ही आए थे। ठीक है कि वो कुछ बोल नहीं सकती थी, ऐसे ही पड़ी हुई थी, लेकिन उनकी बेटी तो थी, वो उसे देखने तो आ सकती थी। जब कोई ऐसा मरीज होता है तो उसे देखने के लिए तो लोग रोज ही चले आते हैं, लेकिन वो 2 महीने में सिर्फ एक दफ़ा ही आए थे, और वो भी आकर उन्होंने अस्पताल के अमले से लड़ाई शुरू कर दी थी और कहा था कि आप लोगों की सर्विस अच्छी नहीं है। फिर उनको बताया गया था कि आप लोगों की बेटी पर दिन में पता नहीं कितने ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। अस्पताल ये सब कुछ अपनी तरफ से कर रहा है, आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। शायद लड़ाई झगड़े की वजह से ही वो लोग दोबारा नहीं आए थे, लेकिन उस लड़की की नब्ज आज बहुत तेज लग रही थी। उसकी नब्ज तेज होने का क्या मकसद हो सकता है? जब मैंने उसकी कलाई पकड़ी तो मुझे कुछ अजीब सा गुमान हुआ। मैं डॉक्टर थी, मुझे पता चल रहा था, तो मैंने कहा इसका एक टेस्ट कर लें। मैंने नर्स को बताया और वो टेस्ट करने के लिए तैयारी करने लगी। फिर मैं अपने काम में मसरूफ हो गई। शाम को उसने मुझे बताया कि टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी और उसकी फाइल में भी लगा दी गई है, आप जाके देख लें। जब मैंने जाकर फाइल में टेस्ट की रिपोर्ट देखी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इस टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये लड़की माँ बनने वाली थी। ये बहुत बड़ी बात थी, ये कोई छोटी बात नहीं थी, और मेरा तो अभी अभी काम शुरू हुआ था। मेरी ज़िंदगी का ये एक पहला केस था जिसमें ये सब कुछ हुआ था। एक लड़की जो कोमा में अस्पताल में पड़ी है, वो माँ बनने वाली कैसे हो सकती थी? इसका मतलब था कि उसके साथ कुछ हुआ था, लेकिन ये क्या मामला हो गया? ऐसे कैसे हो सकता था? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि अब मुझे ये बात किसी न किसी को तो बतानी थी। मैं इस बात को ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकती थी। इस तरह उस लड़की की जान को भी खतरा होता, और किसी को कैसे ना पता चलता, फौरन पता चल जाता। ना सिर्फ ये कि इसकी जान को खतरा हो सकता था, बल्कि अगर इसकी ऐसी हालत की वजह से बीच में ही मामला खराब हो जाते हैं तो बहुत बड़ा मसला बन सकता था। ये बात तो इसके माँ बाप को भी बतानी थी। उनका नंबर फाइल में लिखा हुआ था। मैंने उनको फ़ोन कर दिया कि माँ बाप को तो वैसे भी ये बात बतानी है, लेकिन अब ये सोच रही थी कि अपने किसी साथी डॉक्टर को बताऊं या सीधा जाके डॉक्टर साहब को ही बताऊं, जो इस पूरे अस्पताल के इंचार्ज थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। उस लड़की को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसको तो पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था और ये किस किस्म की बात थी। क्या लोग इतने जालिम होते हैं? लेकिन यह अस्पताल तो बहुत अच्छा अस्पताल था, तभी तो मैं यहाँ पर सर्विस कर रही थी। मैंने इस अस्पताल के बारे में पहले भी थोड़ी बहुत पूछताछ करवाई थी। सबने कहा था कि बहुत अच्छा अस्पताल है, यहाँ पर ऐसा कभी कोई केस नहीं हुआ। डॉक्टर्स भी अच्छे हैं और अमला भी बहुत अच्छा है। मैंने ये बात सिर्फ आधे घंटे तक ही अपने दिल में रखी थी और मेरा दिल फटने वाला हो रहा था। मैं किसी को बताना चाहती थी। मेरे साथ जो नर्स थी उसने भी मेरा चेहरा पढ़ लिया और कहा, डॉक्टर साहिबा, कोई गड़बड़ है क्या? मैंने जाकर सीधा डॉक्टर इंचार्ज को ये बात बता दी और कहा, ये सब मामला हुआ है। वो भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये मामला तो हमारे अस्पताल की साख भी खराब कर देगा। अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा। तुम्हें जो बेहतर लगता है तुम करो और इस बात को यहीं पर दबा दो। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ ऐसा भी कर सकती हूँ कि इस लड़की की जान को खतरा ना हो, लेकिन ये किसने किया है इसके बारे में तो पता लगाना होगा ना। डॉक्टर ने कहा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम ज़्यादा छानबीन करने की कोशिश करेंगे तो बात बाहर निकल जाएगी। और अस्पताल अभी भी बना है। तुम्हें तो पता है ना कि ये गवर्नमेंट अस्पताल नहीं है। इस अस्पताल पर लोगों का भरोसा कायम हो, इसीलिए हमने गरीबों का कोटा रखा है और ऐसे मरीज को लिया है। लेकिन अब मैं परेशान हो रहा हूँ कि हमें ऐसा मरीज लेना ही नहीं चाहिए था। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा मरीज? क्या वो सब उसने खुद किया है? वो तो ऐसे ही पड़ी हुई है, उसको तो अपना भी होश नहीं है। डॉक्टर ने कहा, यह बात नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसीलिए शायद ऐसा हुआ है। और तुम्हें पता नहीं है कि आजकल ये माशरा किस तरफ जा रहा है। मैंने दिल में सोचा कि आपको अपने अस्पताल की पड़ी है, उस लड़की की नहीं। मुझे तो समझ आ ही गया है कि माशरा किस तरफ जा रहा है। सब लोग खुदगर्ज हो चुके हैं। उन्होंने कहा, कहाँ खो गई हो तुम? मेरी बात पर थोड़ा गौर करो, किसी को भी इस बारे में पता न चले। इस लड़की को या इस मुसीबत को निकाल दो, क्योंकि वो तो पहले से ही कोमा में पड़ी है। हमने उसको ठीक करके यहाँ से भेजना है। अगर उसके साथ कोई ऐसा वैसा मामला हो गया तो बहुत बुरा होगा। मैं तो चाहता था कि वो होश में आ जाए, तो फिर हम ये खबर बाहर निकाल देते हैं कि कोमा में पड़ी एक लड़की होश में आ गई है। डॉक्टर साहब ने सीधा कह दिया कि किसी को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है और इस मामले को रफा दफा करो।
मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे ये बात उनको बतानी नहीं चाहिए थी। मैं उस लड़की के माँ बाप को फ़ोन तो कर चुकी थी, लेकिन वो लोग आए नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि मैं उनके पते पर ही चली जाती हूँ, क्योंकि ये ना हो कि डॉक्टर साहब को पता चल जाए कि मैंने उसके माँ बाप को बुलाया है, और वो तो फिर माँ बाप हैं। उनको पता चलेगा तो वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। मैं उनके पते पर चली गई। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा, मुझे समझ आ गई कि ये लोग तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा गरीब हैं। ये घर तो बच्चों से भरा हुआ था। शायद ये सारे बच्चे मैमूना की ही बहन भाई थे। उनकी माँ मुझे थोड़ी देर बाद मिली तो शक्ल से तंग आई हुई लग रही थी। ऐसा लगता था कि घर के काम कर करके बेचारी बहुत ज़्यादा थक गई है। पर वो मुझे पहचान गई। उसने कहा, क्या बात है डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? मैमूना ठीक है, आप हमारे घर तक कैसे आ गई? मैंने कहा, हाँ वो ठीक है, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसने मुझे चारपाई पर बिठाया। घर में मक्खियां भिनभिना रही थी। बच्चों के पैरों में जूते नहीं थे। अजीब सा माहौल था। देखकर ऐसा लग रहा था कि मुझे उन लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं कितनी मदद कर सकती थी? अभी मेरा अपना काम शुरू हुआ था। मैंने कहा, मुझे आपको एक बड़ी ज़रूरी बात बतानी है। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि उसकी माँ की आंखों में अपनी बेटी के लिए फिक्र थी। माँ तो माँ होती है, चाहे गरीब हो या जैसी भी हो। मैंने कहा, आपसे एक बात करनी है। और जब उनको ये सब कुछ बता दिया तो उसका रद्द अमल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था। उसने गहरी सांस ली, आह भरी और कहा, अब क्या करना है? जो आपको मुनासिब लगता है आप कर दें। मेरी बेटी की जान बचा लें। मैंने कहा, आपको बिल्कुल दुख नहीं हुआ ये जानकर? उसने कहा, बहुत दुख हुआ है, लेकिन ये कौन सा पहली बार हुआ है? मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, क्या मतलब? तो वो कहने लगी, आपको नहीं पता हमारी बेटी कोमा में किस तरह गई? मैंने कहा, हमें नहीं पता, आप लोगों ने बताया ही नहीं। तो उसने कहा, अभी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हुआ ये था कि आपको तो पता है हमारी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने कहा, हाँ, और उसकी खूबसूरती ही उसका गुनाह है। ये सुनकर मैं हैरान हुई कि गुनाह से क्या मतलब है आपका? उसने कहा, जब आप गरीबों के मोहल्ले में रहते हो और आपके पास सिवाय इज्जत के कुछ ना हो, और आपके घर में एक खूबसूरत बेटी पैदा हो जाए, तो वो आपके लिए एक इम्तहान बन जाती है। एक दिन वो इसी तरह गायब हो गई थी। फिर काफ़ी देर के बाद मिली थी। जब हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं अपनी सहेली के घर थी, लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। मैं बहुत परेशान हो गई। कुछ दिन तो मैंने इस बात को छुपा लिया, लेकिन उसके बाद मेरे शौहर को पता चल गया। मेरे शौहर ने ही गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाया था, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई थी। ये सुनकर तो मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मैंने कहा, आपके शौहर की मार की वजह से आपकी बेटी कोमा में गई थी, तभी आप उससे मिलने के लिए नहीं आती, और आपने तब भी कुछ नहीं किया था? तो वो कहने लगी, मैं क्या करूं बीबी जी, 7 बेटियों की माँ हूं। अगर एक भी बेटा होता ना मेरा तो सर उठा के बोल पाती, लेकिन क्या बोलूं? अब मैं उस औरत को क्या समझाती और कैसे समझाती? उसको माशरे ने ट्रेंड किया हुआ था। वो कभी भी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती थी, क्योंकि वो ये समझती थी कि बेटी पैदा करके उसने गुनाह कर दिया है, और अब ये उनके हक के लिए लड़ भी नहीं सकती है। मामला बहुत ज़्यादा संगीन था। मैंने कहा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने कहा, बस फिर उसके बाद जो मेरी बेटी ने गलती की थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन वो कोमा में चली गई और हम लोग उसे वहाँ पर छोड़ गए। अब दोबारा ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि वो खूबसूरत है। किसी ने कुछ कर दिया होगा। जब हम उसे वापस ले आएंगे तब भी यही सब कुछ होगा। ठीक हो जाएगी तो फिर भी यही होगा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। आपको पता है, आजकल के ज़माने में सिर्फ बच्चा पैदा कर देना ही काफ़ी नहीं होता, उसकी हिफाजत भी करनी पड़ती है। और मैं अकेली जान उसकी हिफाजत कैसे करूं? वो मेरी बेटी है ना, मेरी बहन पर चली गई है। मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये बाकी की बेटियां मुझ पर गई हैं, इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, इसीलिए मुझे इनकी फिक्र नहीं रहती। सोचा था कि जब तक वो वहाँ पर पड़ी है महफूज रहेगी, लेकिन वो कहीं भी जाएगी वो महफूज हो ही नहीं सकती। आप ही जाने के क्या करना है। अगर उसे होश आ गया तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे ले जाऊंगी। मेरी पहली औलाद है, मैं इतना ही कर सकती हूँ। बाकी आप डॉक्टर हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। आप चाय पियेंगी? मैं उसको देखकर हैरान थी और सोच रही थी कि ये किस किस्म की माँ है, लेकिन फिर मुझे खुद ही इस सवाल का जवाब मिल गया कि ये एक मजबूर माँ है, और एक मजबूर इंसान क्या कर सकता है। मैंने कहा, नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी, और आप फिक्र नहीं करें, यह मामला मैं देख लूंगी।
मैं वापस अस्पताल आ गई, पर अब मुझे ये पता लगाना था कि ये सब कुछ किसने किया था। क्योंकि मैं डॉक्टर थी, मैंने इतना हिसाब तो लगा लिया था कि ये किस दिन हुआ होगा, और मुझे उस दिन और उसके आसपास के दिनों की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करनी थी। किस्मत से अस्पताल के अंदर एक कैमरा लगा हुआ था। अब मैं ये दुआ कर रही थी कि ये कैमरा ख़राब ना हो, क्योंकि उस अस्पताल के ज़्यादातर कैमरे ख़राब थे। मैं सिक्योरिटी रूम में गई। वहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंचार्ज थे वो मेरे बाप की उम्र के थे, बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने उनको सब कुछ बता दिया, क्योंकि बताए बगैर वो मेरी मदद नहीं करने वाले थे। मैंने उन्हें कहा कि अब आपने मेरी मदद करनी है। उन्होंने कहा, आप फिक्र नहीं करें, मैं किसी तरह से वो फुटेज निकलवाता हूँ। और खुशी की खबर ये थी कि वो कैमरा ठीक था। अब जो भी इस सब के पीछे था वो सामने आने वाला था। उस लड़की को देखती थी तो बहुत बुरा लगता था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाने के लिए मैं बोल चुकी थी। उन्होंने कहा था कि 2 दिन लगेंगे, क्योंकि ये काम चोरी चोरी करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपके नंबर पर भेज दूंगा, किसी भी वक्त भेज दूंगा। मैंने उन्हें कहा था कि किसी और से जिक्र मत कीजिएगा। मैंने वो सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसके बाद मैं क्या करूंगी। वो शख्स जो भी होगा, मैं कैसे उसे कानून के नीचे लेकर आऊंगी, और कैसे ये सब कुछ होगा। क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि अपने अस्पताल का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। उसके घर वालों को कोई फिक्र नहीं थी, और अगर मैं ये सब कुछ करती तो सबकी नज़रों में आती। एक तरफ मेरा काम था, एक तरफ मेरी नौकरी थी, और एक तरफ इंसानियत थी, एक तरफ उस लड़की के लिए रहम, क्योंकि उसके साथ पहले ही बहुत बुरा हो चुका था। अब मैं भी उसकी मदद ना करती तो कौन मदद करता। कभी कभी इंसान के सर पर एक अजीब सा गुबार सवार हो जाता है, और वो कुछ ऐसा करने की ठान लेता है जो उसने कभी करने के बारे में सोचा भी नहीं होता। बाद में खुद भी हैरान होता है कि अगर मैंने ये ना भी किया होता तो क्या फ़र्क पड़ता। इसी तरह मेरी सुई इस बात पर अटक गई थी, और अब मुझे पता लगाना था कि ये सब किसने किया है, और फिर जिसने ये सब कुछ किया था मुझे उसे कैफरे किरदार तक भी पहुंचाना था। यह आसान तो नहीं था, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि आसान हो जाएगा। 2 दिन बड़ी ही मुश्किल से गुजरे। अभी मैंने मैमूना के लिए कोई भी फैसला नहीं किया था। उसकी माँ ने कहा था कि आप डॉक्टर हैं, आप उसको बचाएं। इसका यही मतलब था कि किसी तरह से हमल ख़त्म करवा दें ताकि सारा मामला ठीक हो जाए। और अभी इस पॉइंट पर ऐसा हो भी सकता था, लेकिन इसमें भी उसकी जान को खतरा था। उस बेचारी का क्या कसूर था जो हर तरफ से ही उसकी ज़िंदगी फंसी हुई थी। मेरे पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आ गई थी। सिक्योरिटी के इंचार्ज ने बाकायदा ऊपर सब कुछ लिख कर भेजा था। सारे दिनों की फुटेज थी, बहुत लंबी और बड़ी सी फाइल थी। मैंने उनसे कहा था कि मुझे पूरे दिनों की फुटेज चाहिए, आसपास की हर तरफ से। मुझे न जाने कितने घंटे लग गए, लेकिन मैंने सारी फुटेज देखी। मगर ये देखकर हैरान रह गई कि हमको इस बीच में कोई भी नजर नहीं आया। उसके कमरे में सिवाय नर्स के और मेरे कोई भी नहीं था। फिर ये कैसे हो सकता था? मैंने बार बार देखा था, कैमरा बिल्कुल सामने लगा था, बेड भी नजर आ रहा था, कमरे में जो दाखिल होता वो भी नजर आ रहा था। अस्पतालों के कमरे कुछ इतने बड़े भी नहीं होते, एक ही मंजर में सब कुछ नजर आ जाता है। लेकिन जब उसके कमरे में कोई आया ही नहीं तो ये कैसे हो सकता था? मैंने पूरी रात और पूरा दिन जाया किया, फिर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब तो ये मामला और भी ज्यादा उलझ गया था। मैंने भी तो सिर्फ एक टेस्ट के जरिए ही पता लगाया था कि वो मां बनने वाली है या नहीं। अब मैंने अल्ट्रासाउंड मशीन कमरे में मंगवा ली, और ये बात भी पूरे अस्पताल में गूंजने लगी। फिर मैंने कहा कि अगर अल्ट्रासाउंड कर लूंगी तो क्या हो जाएगा, मुझे सिर्फ ये देखना है कि इसके निज़ाम ठीक चल रहे हैं या नहीं। और जब मैंने अल्ट्रासाउंड किया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो मां नहीं बनने वाली थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर टेस्ट में ऐसा क्यों दिखाई दिया था? मेरी सारी पढ़ाई और मेरी सारी रटी रटाई तालीम अचानक से फेल कैसे हो गई? क्योंकि जो हमें पढ़ाया गया था उसके मुताबिक तो वो मां बनने वाली थी, लेकिन अब इस अल्ट्रासाउंड में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने ये बात एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर को बता दी। उन्होंने कहा कि इसको फैंटम प्रेगनेंसी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि कभी कभी आपका जिस्म आपसे झूठ बोलता है कि आप मां बनने वाले हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसमें ना सिर्फ टेस्ट में ये चीज़ दिखाई देती है, बल्कि कुछ औरतों के पेट भी बड़े हो जाते हैं, और वो सारे मामलात उनके साथ होते हैं जो एक आम हामला औरत के साथ होते हैं, लेकिन उनके पेट में बच्चा नहीं होता। इसको फ्रंटम प्रेगनेंसी कहा जाता है। ये बहुत कम केसेस होते हैं, लेकिन होते हैं। अगर कोई कोमा में पड़ा है
तो उसके साथ ही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन ये बात तो मानी जा सकती थी। लेकिन अफसोस मुझे यहाँ इस बात का था कि इससे पहले भी मैमूना के साथ ये सब कुछ हुआ था। वो पहले भी फ्रंट टर्म प्रेगनेंसी का शिकार हुई। उसके माँ बाप ने उसे गलत समझकर उसे इस मकाम तक पहुंचा दिया कि वो कोमा में चली गई। इसीलिए कहते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी जंग सबसे बड़े दुश्मन से नहीं बल्कि जहालत से होती है। और उनकी जहालत की वजह से आज वो इस हाल में पड़ी थी। लेकिन इस जहालत को कोई कैसे खत्म कर सकता है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनपढ़ थे और गांव के लोग थे, इसीलिए उनको पता नहीं था। इस चीज के बारे में तो पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता होता। अब उसके लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती थी। वो अभी तक कोमा में है। आप लोग भी दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।